हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जून 2025 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें हम यूनिट 1 के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 1 है हमारा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, तो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। तो उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, जो उपशीर्षक हैं यूनिट 1 में क्या कुछ हमको पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो इसमें है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली प्राकृत, सौश्रेणी, अर्धमागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अभट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियाँ, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप जिनमें हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी और हिंदी का भाषिक स्वरूप अगर हम देखें तो उसमें है हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंडे और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक, व्यवस्था के संदर्भ में अगर हम देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियारूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी की बात करें तो इसमें हमको पढ़ना है कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थितियाँ, देवनागरी लिपि की बात करें तो इसमें हमको विशेषताएं और मानकीकरण को पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स थे इसके यानी यूनिट 1 के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो चूँकि संज्ञा था तो संज्ञा से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, मैं टॉपिक इसलिए पढ़ देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो। और पहले कोशिश करना है आपको सिलेबस गो थ्रू करना है। सिलेबस का मैं वीडियो इसी के कमेंट सेक्शन में या फिर आई बटन में शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जाति से भाववाचक संज्ञा है और सूची 2 में वो बताया गया है। ठीक है, किसमें जाति से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हुआ है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कौन किस सूची में है और संज्ञा से विशेषण किस रूप में है और व्यक्तिवाचक और अपत्यवाचक संज्ञा जो है वह किस रूप में है। ठीक है, ये देखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा यानी 1 का 3, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। अच्छा ठीक है, अपत्यवाचक जो संज्ञा है यह होता है वह संज्ञा जो किसी के वंशज को दिखाए। ठीक है, जो वंशज को दर्शाए। ठीक है, तो वो हो गया अपत्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, दूसरा यानी जातिवाचक से भाववाचक, मोनी जातिवाचक संज्ञा है और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बना, मौन। तो मौन क्या है, भाववाचक संज्ञा और मुनि क्या है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रश्न अगर दूसरा पॉइंट देखें, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, तो यह रक्त है, रक्त क्या हो गया, विशेषण हो गया और भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, रक्तिमान। ठीक है, अगला जो है पॉइंट वो है सी का 1 यानी संज्ञा से विशेषण बनाना है। तो संज्ञा से विशेषण क्या बना, संज्ञा राष्ट्र है और राष्ट्रीय जो है इसका विशेषण बन गया। अगला है व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक, तो कुरु जो है वो एक व्यक्ति थे और अपत्यवाचक यानी कि कुरु के वंशज जो हैं वो कौरव कहलाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपत्यवाचक संज्ञा हो गया। तो इस प्रश्न को अगर आपने देख लिया है तो इस तरीके से भी अगर हम देखें तो हम लोग जो जानते हैं वो संज्ञा के 5 भेद ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पे अपत्यवाचक संज्ञा जो पूछा गया है यह नया प्रश्न था। ठीक है, और जानकारी के रूप में भी एक नई जानकारी सभी को मिली है कि अपत्यवाचक संज्ञा जैसी भी जो है शब्द मतलब संज्ञा के भेद में इसको गिना जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। पहला है भाषा पैतृक संपदा है, दूसरा है भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता है, तीसरा है भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है, चौथा है प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, पांचवा है प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक संरचना समान होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है वो बी और डी है, यानी जो बी भाषा परंपरा व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। ऑप्शन डी प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। तो ये दो जो तथ्य हैं वो भाषा से संबंधित है और यही सत्य कथन है। ठीक है, अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्रिया से संबंधित है, चूँकि क्रिया भी आपके सिलेबस में है और यह
यूनिट 1 से ही हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो पहला जो है माँ बच्चे को खिलाती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं। तीसरा है आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। चौथा है लड़के ने कपड़ा सिलवाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, यानी कौन सा नहीं है, तो वह तीसरा नहीं है। आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं, ये एक सामान्य वाक्य है, प्रेरणार्थक क्रिया इसमें नहीं है, ठीक है। तो माँ बच्चे को खिलाती है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी बच्चा स्वयं से नहीं खा रहा है और माँ उसे खिला रही है। अपने पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, ठीक है। तो पुत्र क्या है, खुद से नहीं पढ़ रहा है, वह अध्यापक से पढ़ रहा है। लड़के ने कपड़ा सिलवाया है, ठीक है, उसने खुद से नहीं सिला है, सिलवाया है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित है। लिंग जो था, लिंग वचन कारक आपके सिलेबस में है, तो उसी संबंधित ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वो भाषा की ध्वनियों और बोलियों से संबंधित होते थे, ठीक है, यानी किस बोली का क्षेत्र है ये, और या फिर पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत कौन सी जो भाषा है उसके अंतर कौन सी बोलियां हैं, ये प्रश्न होते थे। लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ जो प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे फिलहाल अभी हम देखें तो लिंग से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, भिडंत। दूसरा है धनिया। तीसरा है रेणु। चौथा है बुझावल और पाँचवा है रज्जु। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है यह देखना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ACE, यानी भिडंत जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, रेणु जो है वह भी स्त्रीलिंग शब्द है, और रज्जु जो है यह भी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ACE। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 में आपको जो समास जो आपका है, ठीक है, समास से यह प्रश्न है, जिसमें समास में जो आपने पढ़ा होगा तो 6 भेद होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, और द्विगु है, द्वंद्व है, वहाँ बहुव्रीहि है, और द्विगु द्वंद्व हो गया, ठीक है, तत्पुरुष हो गया, अब यही भाव समास है, ठीक है। तो ये 6 जो समास के भेद हैं उनमें बहुव्रीहि की अगर हम बात करें तो बहुव्रीहि में के अंतर्गत यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो व्यधिकरण है, समानाधिकरण है, तुल्य योग है, और व्यतिहार बहुव्रीहि है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो इसका सही तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा, ठीक है, यानी प्राप्तोदक जो है वह तुल्य योग बहुव्रीहि, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। जो प्राप्तोदक है वह समानाधिकरण बहुव्रीहि है, ठीक है। वीणा पानी जो है वो व्यधिकरण बहुव्रीहि है, और जो सी है, सी का चौथा, व्यतिहार जो है वह मारामारी जो है वो व्यतिहार बहुव्रीहि है, और डी यानी सचेत जो है वह तुल्य योग बहुव्रीहि है, ठीक है। अब अगर हम इसके जो प्रकार हैं अगर हम उससे देखें तो जो समानाधिकरण, ठीक है, समानाधिकरण जो है यह प्राप्तोदक में था। तो इसमें जो अगर इस शब्द का विग्रह करेंगे तो इसके दोनों पद क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, ठीक है। इनका भी एक अलग अर्थ होना चाहिए और इसका भी एक अलग अर्थ होना चाहिए, दोनों एक दूसरे पर निर्भर ना हो। तो ऐसे जो बहुव्रीहि समास होते हैं उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं, ठीक है। अगला जो सेक्शन है वह है वीणा पाणी, ठीक है। इसमें अगर हम जब विग्रह करेंगे तो दोनों जो पद हैं वह स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें वीणा पाणी में तो जिनके हाथ में यानी पानी में जिनके वीणा हो, ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो बहुव्रीहि का जो रूप होगा वह व्यधिकरण होगा, ठीक है। अगला अगर हम पाठ देखें तो जैसे अगर हम सी की बात करें, 4 है व्यतिहार। इसमें क्या होता है, क्रिया रूप छुपा होता है, ठीक है। इस समास में क्रिया रूप छुपा होता है, जैसे मारामारी में मारना जो है ये क्रिया है, तो व्यतिहार में क्रिया रूप छुपा होता है, ठीक है। सचेत की अगर हम बात करें तो सचेत का जो है वह तुल्य योग है ना, तो तुल्य योग में क्या होता है, इसमें दो वस्तु क्या होती है मिलकर के एक जो अर्थ ग्रहण करने योग्य जो है वस्तु का निर्माण करती है। जो सचेत है वह अर्थ ग्रहण कर रहे हैं हम इससे, तो ये क्या हो गया, तुल्य योग हो गया, ठीक है। तो ये बहुव्रीहि का प्रकार है। अगला जो टॉपिक है वह हिंदी ध्वनियों से है। खंडे और खंडेतर ध्वनियाँ आप लोगों को पढ़नी है, यानी यूनिट 1 में। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ठीक है। तो पहला पूछा जा रहा है, जो पहला
तथ्य है वह है ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। दूसरा है स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकल जाती है। तीसरा है व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से नहीं निकल पाती है। चौथा है जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो इस प्रश्न का क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा चौथा, यानी जो चौथा वाला जो प्रश्न है वह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जो प्लुत होता है जिसे बोलने में कम समय लगे, ठीक है, कम समय जिसमें बोलने में लगता है वो प्लुत स्वर होते हैं, ठीक है। इस कारण ये गलत है। अगर हम तीन जो प्रश्न हैं, जो तीन तथ्य हैं वो सही हैं, उनको देख लेते हैं एक बार फिर से। ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण क्या है? स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। दूसरा है स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकल जाती है। तीसरा है व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से नहीं निकल पाती, यानी कि व्यंजन ध्वनियों को जब हम उच्चारण करते हैं व्यंजन ध्वनियों का तो वह स्वर की सहायता से बोली जाती है, इसलिए उसमें जो समय है वह इस रूप में ज़्यादा लगता है स्वर ध्वनियों की, अगर हम तुलना की दृष्टि से देखें तो, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आपके हिंदी भाषा से संबंधित थे। तो आपने देखा बोलियों से संबंधित जो है प्रश्न नहीं थे इस बार, तो नहीं प्रश्न होंगे ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगला जो एग्ज़ाम होगा उसमें बोलियों से संबंधित प्रश्न नहीं होंगे। आपको क्या करना है इस वाले सेक्शन में फ़िलहाल व्याकरण पर जो है वो ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि पिछले तमाम जो अगर हम पेपर्स को देखें और उसमें जब हम यूनिट 1 को एनालाइज कर रहे हैं तो यूनिट 1 में जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उसका पैटर्न बिल्कुल बदल गया है, ठीक है, इस बार। तो व्याकरण पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है इस वाले सेक्शन में, यानी इस वाले पेपर में। तो आप लोग जब अब तैयारी करेंगे तो इन बोलियों को तो पढ़ना ही है, खंडेतर ध्वनियों को पढ़ना है और हिंदी की संवैधानिक स्थितियों को पढ़ना है, आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो है राजभाषा से संबंधित उसे पढ़ना है, लेकिन साथ साथ आपको क्या करना है व्याकरण वाले पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।